स्वर्ण महल रेस्टोरेंट में उस मनहूस रात के खाने ने करोड़पति विक्रम सिंह और उनकी पत्नी सुनीता के आदर्श लगने वाले विवाह में छिपी दरारों को उजागर कर दिया था। दिया नाम की एक बेघर लड़की का चौंकाने वाला आरोप कि उनकी पत्नी ने उन्हें जहर देने की कोशिश की है ने सब कुछ उथल-पुथल कर दिया था। खाने में असामान्य संकेत, एक रहस्यमय आदमी की परछाई, एक गुमनाम धमकी भरा फोन कॉल और मुख्य संदिग्ध करण का गायब हो जाना, इन सब ने मिलकर एक जटिल साजिश की तस्वीर बनाई थी। विक्रम को न केवल अपनी हत्या के खतरे का सामना करना पड़ रहा था, बल्कि अपनी ही पत्नी पर संदेह भी हो रहा था। और साथ ही उस बहादुर लड़की दिया के प्रति जिम्मेदारी का बोझ भी महसूस हो रहा था। अब जैसे जैसे सुराग सामने आ रहे थे और विश्वासघात का अंधेरा गहराता जा रहा था, विक्रम को सच्चाई की खतरनाक खोज में उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। विक्रम ने दिया के कंधे पर हाथ रखा। डरो मत, मैं सब संभाल लूंगा। मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ समय के लिए यहां से किसी सुरक्षित जगह पर चले जाना चाहिए। दिया घबरा गई, लेकिन मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। विक्रम ने कुछ सोचा और फिर फैसला किया। मैं अपने एक भरोसेमंद दोस्त से तुम्हें एक गुप्त स्थान पर ले जाने के लिए कहूंगा। वहां तुम्हारी सुरक्षा के लिए लोग होंगे। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा। लड़की की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने सिर हिला दिया। यहां रहना किसी भी समय पकड़े जाने का खतरा था। भले ही वो विक्रम को छोड़ना नहीं चाहती थी, दिया समझ गई कि उसे दूसरों को बचाने के लिए जाना होगा। उस रात विक्रम ने एक गुप्त कार की व्यवस्था की और दिया को शहर से लगभग 1 घंटे की दूरी पर एक पुराने घर में ले गया। ये उसके एक दोस्त का फार्म हाउस था, जो शांत स्वभाव का था और लोगों से कम मिलता जुलता था। उसने बस इतना कहा कि ये मेरी भतीजी है जो गांव से कुछ दिनों के लिए आई है, और इस बात को गुप्त रखने का अनुरोध किया। जाने से पहले विक्रम ने दिया को समझाया, तुम यहीं रहना, बाहर मत जाना। अगर कोई तुम्हें बुलाने आए तो पहले मालिक को बताना। दिया की आंखों में आंसू भरे थे। उसने अचानक विक्रम का हाथ पकड़ लिया। अंकल, आप अपना ध्यान रखना। मुझे डर है कि वे लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। विक्रम ने धीरे से उसे सहलाया। मुझे पता है। चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगा। तुम्हें भी अपना ख्याल रखना होगा। हाथ की वो मजबूत पकड़ एक धन्यवाद और विश्वास का प्रतीक थी। विक्रम कार में वापस बैठ गया। रियरव्यू मिरर में उसने देखा कि दिया अभी भी गेट पर खड़ी थी। उसका चेहरा चिंता से भरा था। उसे उस लड़की के दुखद अतीत के बारे में सोचकर दुख हुआ और अपने खिलाफ साजिश रचने वालों पर और भी ज्यादा गुस्सा आया। अब उस निर्दोष बच्चे की रक्षा करने और अपनी पत्नी को बचाने के लिए अगर वो वास्तव में एक शिकार थी, तो विक्रम जानता था कि उसे जल्द से जल्द सच्चाई को उजागर करना होगा। चश्मे वाला आदमी करण निश्चित रूप से अकेला नहीं था। संकेत बताते थे कि वो किसी और के साथ काम कर रहा था। चाहे जो भी हो, विक्रम उन्हें दोबारा हमला करने का मौका नहीं देगा। रात की सुनसान सड़क पर कार की हेडलाइट्स आगे का रास्ता रोशन कर रही थीं। विक्रम के चेहरे पर थकान थी, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ इच्छा शक्ति चमक रही थी। वो अंत तक लड़ेगा, जब तक कि वो सच्चाई का पता नहीं लगा लेता, चाहे उसे किसी भी खतरे का सामना क्यों ना करना पड़े। सुनीता ने बेडरूम के पर्दे कसकर बंद कर दिए ताकि सूरज की रोशनी केवल पतली दरारों से ही अंदर आ सके। स्वर्ण महल रेस्टोरेंट की घटना के बाद कई दिन बीत चुके थे और उसकी मानसिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। हाल ही में विक्रम जल्दी जाता और देर रात लौटता था और उसका व्यवहार स्पष्ट रूप से ठंडा था। हालांकि उसने कोई कठोर शब्द नहीं कहा, लेकिन उसकी दूरी ने सुनीता को समझा दिया था कि उसका पति बहुत सतर्क और गहरे संदेह में था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसे करण के बारे में सुराग मिल गया था। वो आदमी जिससे उसे अंधेरे में मिलने के लिए मजबूर किया गया था। आईने के सामने खड़ी होकर सुनीता ने थके हुए मन से अपने प्रतिबिंब को देखा। 40 की उम्र पार कर चुकी एक महिला, जिसका शरीर अभी भी सुंदर था, लेकिन चेहरे पर पीलापन और उदासी छाई हुई थी। आंखों के नीचे काले घेरे कई रातों की नींद हराम होने का सबूत थे। जब से उसके बेटे की मृत्यु हुई थी, एक के बाद एक घटनाओं ने उनके विवाह को धीरे धीरे अंधेरे में धकेल दिया था। उसने इसे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन जितनी ज्यादा कोशिश की, विक्रम और उसके बीच की दूरी उतनी ही बढ़ती गई।
बेटे को खोने का दर्द अभी कम भी नहीं हुआ था कि वो उस रहस्य में उलझ गई जिसे करण जानता था। अब वो उसे धमका रहा था, या तो उसकी बात मानो या वो सच्चाई को उजागर कर देगा जिससे वो कहीं की नहीं रहेगी। शुरुआत में सुनीता ने संघर्ष किया, लेकिन धीरे धीरे निराशा और डर ने उसे यौन करने पर मजबूर कर दिया। उसका इरादा अपने पति को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, लेकिन उसे जहर देने की साजिश में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया था। हर बार जब वो स्वर्ण महल रेस्टोरेंट की रात को याद करती तो सुनीता का दिल जोर जोर से धड़कने लगता। उसे अभी भी वो घबराहट याद थी जब उसने दिया को अचानक अंदर आते और विक्रम के लिए मदद की गुहार लगाते देखा था। उस समय वो पकड़े जाने से डर गई थी, लेकिन साथ ही उसे थोड़ी राहत भी मिली थी, क्योंकि कम से कम वो खाना उसके पति के मुंह तक नहीं पहुंचा था। एक बार वो रात में बेचैनी से सो रही थी और सपना देखा कि विक्रम जहर के कारण गिर गया है और तड़प रहा है। वो चौंक कर उठ बैठी, पसीने से लथपथ। तब उसे एहसास हुआ कि अपने पति के लिए उसका प्यार अभी भी जीवित था। ये पूरी तरह से गायब नहीं हुआ था जैसा उसने सोचा था, लेकिन ये भी उसे करण की धमकियों से नहीं बचा सका। वो और पैसे की मांग कर रहा था, यह एक बड़ी योजना में सहयोग जारी रखने के लिए कह रहा था। अगर वो मना करती तो वो उस अपराध के सबूत सार्वजनिक कर देता जिसमें वो कई साल पहले शामिल थी। वो रहस्य। जब भी वो उसके बारे में सोचती, सुनीता का दिल बैठ जाता। उसे पछतावा था, लेकिन वो समय को पीछे नहीं ले जा सकती थी। अब ये सब करण के लिए उसे नियंत्रित करने का एक हथियार बन गया था। वो एक ऐसी निराशा के भंवर में फंस गई थी जहां वो ना तो विक्रम को बता सकती थी और ना ही उस आदमी से छुटकारा पा सकती थी। ठीक उसी समय दरवाजे पर एक हल्की दस्तक हुई। सुनीता चौंक गई। उसे लगा कि ये बटलर रामू है। उसने थकी हुई आवाज में कहा, अंदर आ जाओ। रामू प्रकट हुआ, धीरे से झुका। मैडम, विक्रम सर ने अभी फोन किया था। उन्होंने कहा कि आज रात घर पर एक बैठक होगी। उन्होंने मुझे आपको तैयार रहने के लिए सूचित करने को कहा है। बैठक? सुनीता ने भौएं सिकोड़ी। क्या ये किसी पार्टनर के लिए पार्टी है? रामू ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता सर। उन्होंने बस लिविंग रूम तैयार करने, कुछ हल्के स्नैक्स की व्यवस्था करने और जानकारी को गुप्त रखने के लिए कहा है। सुनीता का दिल धड़क गया। जानकारी गुप्त रखें। रेस्टोरेंट की घटना के बाद यह पहली बार था जब विक्रम ने इस तरह की गुप्त बैठक आयोजित की थी। क्या उसने मुख्य साजिशकर्ता को पकड़ने के लिए कोई योजना बनाई थी? इस विचार ने उसके दिल की धड़कन तेज कर दी। ठीक है, सुनीता ने शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा, मैं तैयार हो जाऊंगी। किचन को साधारण व्यंजन बनाने के लिए कहो। इसके अलावा अगर कोई अजनबी आता जाता दिखे तो मुझे तुरंत बताना। रामू ने जी मैडम कहा और चला गया। सुनीता कुछ देर और कमरे में खड़ी रही। उसका दिमाग घूम रहा था। हो सकता है कि विक्रम को कोई सुराग मिल गया हो और आज रात वो किसी को फंसाने वाला हो। अगर फंसने वाला व्यक्ति करण हुआ तो उसे खुश होना चाहिए या चिंतित? अगर करण पकड़ा गया तो क्या वो खतरे से बच जाएगी या वो उसके सारे रहस्य उजागर कर देगा? शाम को विला रोशनी से जगमगा उठा। सुनीता ने एक सुंदर हल्के हरे रंग की पोशाक पहनी जो बहुत दिखावटी नहीं थी। उसने अपनी थकान को छिपाने के लिए हल्का मेकअप किया, लेकिन फिर भी अपनी शान बनाए रखी। उसका दिल बेचैन था, लेकिन उसने शांत दिखने की पूरी कोशिश की। लगभग 7 बजे विक्रम अपने जासूस दोस्त अर्जुन के साथ घर लौटा। सुनीता ने दूर से देखा कि अर्जुन एक कठोर दिखने वाला गंभीर चेहरे वाला व्यक्ति था। उन्होंने लिविंग रूम में प्रवेश करने से पहले बटलर रामू से कुछ बात की। सुनीता धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी, सुनने की कोशिश कर रही थी। विक्रम, तुमने किसी को बुलाया है? सुनीता ने धीरे से पूछा। विक्रम ने अपनी पत्नी को देखा। उसकी आंखों में अभी भी सतर्कता थी। हाँ, कुछ दोस्त। आज मैं कुछ बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। क्या बात? सुनीता ने जोर देकर पूछा। उसका दिल बैठ रहा था। विक्रम ने होठ सिकोड़ लिए और संक्षेप में उत्तर दिया, जब वे आएंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। तुम बस चाय और स्नैक्स तैयार रखो, ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसकी आवाज ठंडी थी, जिससे सुनीता को और सवाल पूछने का मौका नहीं मिला। वो चुपचाप वहां से चली गई। लिविंग रूम में
जासूस अर्जुन ने जल्दी से एक छोटा वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस एक गमले के पौधे के पीछे छिपा दिया। उन्होंने संदिग्ध के साथ बैठक को रिकॉर्ड करने की योजना बनाई थी। अर्जुन ने कुछ लोगों को किसी भी अप्रिय स्थिति के लिए कमरे के बाहर भी तैनात कर दिया था। विक्रम पास में खड़ा घड़ी देख रहा था। उसका दिल बेचैन था। मिले सुरागों के आधार पर अर्जुन ने करण को यह दिखावा करते हुए फोन किया था कि विक्रम वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा है और कुछ मामलों पर फिर से बातचीत करना चाहता है और उसे अकेले मिलने के लिए बुलाया था। करण की आवाज में अहंकार था। उसने कहा, ठीक है, मैं आता हूं। ऐसा लग रहा था कि वो इस अवसर का उपयोग समझौता करने या धमकी देना जारी रखने के लिए करना चाहता था। लगभग 8 बजे रात एक पुरानी चांदी के रंग की कार गेट के सामने रुकी। सुरक्षा कैमरे की स्क्रीन के माध्यम से विक्रम ने करण की छाया को पहचाना। लंबा, दुबला पतला, चश्मा पहने हुए और करीने से कटे हुए बाल। विक्रम का दिल बैठ गया। ये वही आदमी था जिस पर उसे खाने में जहर मिलाने का शक था, और शायद वही था जो उसकी पत्नी को ब्लैकमेल कर रहा था। बटलर ने गेट खोला। करण आत्मविश्वास से अंदर आया। उसमें कोई डर नहीं था। उसे यकीन था कि विक्रम कमजोर स्थिति में है और उसे उसकी मदद की जरूरत है। या वो उस घोटाले से डरता है जिसे वो जानता है। लिविंग रूम में प्रवेश करते ही उसका सामना अर्जुन से हुआ। जासूस अर्जुन को देखकर उसकी आंखों में संदेह की एक किरण चमकी। ये कौन है? करण ने काफी रूखेपन से पूछा। विक्रम ने शांत रहने का नाटक किया। मेरा दोस्त है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, बैठो। करण मुस्कुराया और एक कुर्सी पर बैठ गया। उसने किसी जाल से बचने के लिए कमरे के चारों ओर देखा। जब उसने सुनीता को एक कोने में असहज खड़ी देखा तो वो हंसा। ओह, सुनीता जी भी यहाँ है, बहुत बढ़िया। पूरा परिवार एक साथ है। सुनीता घबरा गई और नजरें झुका लीं। उसने बोलने की हिम्मत नहीं की। डर था कि जितना ज्यादा बोलेगी उतनी ही उसकी घबराहट जाहिर होगी। विक्रम ने अपना गुस्सा दबाया और एक गहरी सांस ली। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास कुछ चीजें हैं जिन पर तुम मुझसे बात करना चाहते हो। करण हंसा। बात करना? या तुम चाहते हो कि मैं कीमत थोड़ी कम कर दूं? पिछले 3 साल का कर्ज तुम्हें परेशान कर रहा होगा, है ना? और दूसरी बातें भी। उसने जानबूझकर अपनी आवाज को लंबा खींचा, सुनीता की ओर देखते हुए जैसे कह रहा हो, मुझे तुम्हारे सारे रहस्य पता हैं। सुनीता कांप गई और जल्दी से मुंह फेर लिया। जासूस अर्जुन, जो विक्रम के दोस्त की भूमिका निभा रहा था, ने धीरे से कहा, सीधे मुद्दे पर आओ, तुम क्या चाहते हो? करण ने कंधे उचकाए। बहुत आसान है, 20 करोड़ और कुछ शर्तें। मैं कर्ज, पुराने कागजात और हाँ, मैडम के बारे में जो कुछ भी जानता हूं उस पर चुप रहूंगा। विक्रम ने मुट्ठियां भींच लीं, शांत रहने की कोशिश कर रहा था। क्या तुम और स्पष्ट कर सकते हो? मेरी पत्नी का इससे क्या लेना देना है? करण हंसा, हैरानी का नाटक करते हुए। क्या उसने तुम्हें अभी तक नहीं बताया? बहुत दुख की बात है। शायद सुनीता जी अपनी इज्जत खोने से डरती हैं या तुम्हें सदमा लगने से। सुनीता का चेहरा पीला पड़ते देख विक्रम को लगा जैसे उसका गला घुट रहा हो। अचानक अर्जुन ने मेज पर हाथ मारा। तुम खुलेआम ब्लैकमेल करने की हिम्मत कर रहे हो? बेहतर होगा कि तुम सबूत सामने लाओ, वरना ये सब मनगढ़ंत है। करण कुर्सी पर पीछे झुक गया। उसकी आवाज में अहंकार था। सबूत देखना चाहते हो? ठीक है, लेकिन विक्रम, क्या तुम सच में सुनना चाहते हो? शायद इसे सुनने के बाद तुम अपनी पत्नी को पहले की तरह नहीं देख पाओगे। सुनीता ने अपना मुंह ढक लिया। उसके कंधे कांप रहे थे। करण ने एक की आवाज निकाली, अपना चश्मा ठीक करते हुए। मेरे पास एक ऑडियो रिकॉर्डिंग और पुराने दस्तावेज हैं जो दिखाते हैं कि मैडम एक घातक दुर्घटना में शामिल थीं और पीड़ित कोई और नहीं। बस करो, विक्रम चिल्लाया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तुम्हारे दोनों का बेटा था। करण ठंडी हंसी हंसा। हो, शायद सुनीता जी ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया होगा, लेकिन अगर ये मामला अदालत में जाता है तो कौन जानता है क्या होगा। ये शब्द बिजली की तरह गिरे। विक्रम स्तब्ध रह गया, जबकि सुनीता घुटनों के बल गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो सिसकते हुए बोली, प्लीज ऐसा मत करो। तुमने वादा किया था कि तुम इस बारे में बात नहीं करोगे। करण ने आनंद लिया। हाँ, मैंने वादा किया था, लेकिन तभी जब तुम सहयोग करती। अब जब सब कुछ खुल गया है तो मुझे सीधे सीधे बोलना होगा। विक्रम, क्या तुम जानते हो
कि उस साल की कार दुर्घटना पूरी तरह से तकनीकी खराबी के कारण नहीं हुई थी। सुनीता जी की भी इसमें जिम्मेदारी थी। वो नशे की हालत में गाड़ी चला रही थी और अपने ही बेटे से टकरा गईं। बस करो। विक्रम दहाड़ा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। इतने सालों तक वो मानता रहा था कि उसके बेटे की मौत एक सड़क दुर्घटना में हुई थी, क्योंकि वो सड़क पार कर रहा था और एक कार ने उसे टक्कर मार दी थी। सुनीता भी हमेशा दुख में डूबी रहती थी। अब करण की बातें सुनकर विक्रम का दिल जैसे फट गया। सुनीता। ये क्या है? सुनीता सिसक रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। वो हकलाते हुए बोली, मुझे नहीं पता कि उसे वह दस्तावेज कैसे मिले। उस दिन बेटे की मृत्यु के बाद मैंने तुमसे सब कुछ छिपाने की पूरी कोशिश की। सच तो ये है कि मैं उसे स्कूल से लेने के लिए गाड़ी चला रही थी। मैं उदास थी। मेरा दिमाग परेशान था। मैं समय पर ब्रेक नहीं लगा सकी। वो अचानक बाहर भागा। हे भगवान, मैंने जानबूझ के नहीं किया। वो जोर जोर से रोने लगी। विक्रम जड़वत खड़ा रहा। उसके कान सुन्न हो गए थे। इतने सालों तक उसने केवल यही सोचा था कि दुर्घटना किसी दूसरे ड्राइवर की लापरवाही के कारण हुई थी। उसने कभी अपनी पत्नी पर सीधे तौर पर शामिल होने का संदेह नहीं किया था। अब सब कुछ जैसे ढह गया था। करण ने चालाकी से इस खामी का इस्तेमाल सुनीता को ब्लैकमेल करने के लिए किया था। उसने व्यंग्यात्मक हंसी के साथ आग में घी डालना जारी रखा। उसने ये छिपाने के लिए रिश्वत भी दी थी कि वो खुद ड्राइवर थी, ताकि आरोपों से बच सके। अब अगर मैं इन दस्तावेजों को सार्वजनिक कर दूं, तो ना केवल उसकी प्रतिष्ठा, बल्कि मैडम जेल भी जा सकती हैं, या कम से कम समाज द्वारा उनकी निंदा की जाएगी। इसलिए उसे मेरे आदेशों का पालन करना पड़ा। उदाहरण के लिए तुम्हारे खाने में चुपके से दवा मिलाना। ये सुनकर अर्जुन उछल पड़ा और करण की ओर उंगली उठाई। तो तुम स्वीकार करते हो कि तुमने मैडम को विक्रम को जहर देने के लिए मजबूर किया? करण ने आंखें झपकाई और फिर हाथ हिलाया। मैंने बस उसे कुछ काम करने के लिए कहा था। यह हानिकारक था या नहीं? ये उस पर निर्भर था। ऐसा लगता है कि वो ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकी। लेकिन विक्रम को नीचे गिलाने के और भी कई तरीके हैं, है ना? उसने दुष्टता से मुस्कुराते हुए विक्रम की ओर देखा। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारी पत्नी में अभी भी थोड़ी इंसानियत बची है। उसने पूरा पैकेट नहीं डाला। अगर ऐसा होता तो तुम उस दिन मर गए होते। अब चलो खुशी से बात करते हैं। 20 करोड़ तुम्हारे जैसे अमीर आदमी के लिए बहुत ज्यादा नहीं है। मत भूलो, मेरे पास तुम्हारी कंपनी में पुरानी अनियमितताओं से संबंधित और भी बहुत से सबूत हैं, जिन्हें एक पुराने सहयोगी का उपहार कहा जा सकता है। हालांकि वो अपने बेटे के बारे में सच्चाई से टूट चुका था, लेकिन विक्रम की व्यावसायिक समझ ने उसे ये समझने में मदद की कि अगर वो कमजोर पड़ा तो करण उसे और दबाएगा। अर्जुन की ओर देखते हुए उसे एक दृढ़ नजर मिली। अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया, ये संकेत देते हुए कि ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग पर्याप्त थी। विक्रम ने दांत पीसे और अचानक मेज पर हाथ मारा। जानवर? करण हंसा। किसी और को गाली देने से पहले तुम्हें खुद से पूछना चाहिए कि तुम्हारी पत्नी ने किसी और को ब्लैकमेल करने का मौका क्यों दिया। तुम अपनी पत्नी को नहीं संभाल सके। उसने अपने बेटे की दुर्घटना को छिपाया और तुम्हें पता भी नहीं चला, तो किसे दोष दें? जल्दी पैसे दो। या तुम बदनामी से मरना चाहते हो? अचानक सुनीता जोर जोर से रोने लगी और करण के सामने घुटनों के बल गिर पड़ी। हाथ जोड़कर विनती करने लगी, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने बहुत सहा है। मैं अपने पति को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। करण ने बेरहमी से उसका हाथ झटक दिया। बहुत देर हो चुकी है। या तो पैसे दो या मैं सब कुछ उजागर कर दूंगा। शायद देर नहीं हुई है, जासूस अर्जुन ने बीच में कहा। उसने अपना कार्ड निकाला। मैं एक पूर्व पुलिस अधिकारी हूं। भले ही मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूं, लेकिन मेरे अभी भी विभाग से संबंध है। साथ में जांच में सहायता करने का एक आदेश भी है। करण, तुम्हारी सारी बातें अभी रिकॉर्ड हो गई हैं। तुमने अभी अभी ब्लैकमेल और हत्या के प्रयास के आरोप अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किए हैं। करण का चेहरा पीला पड़ गया। वो उठकर भागने की कोशिश करने लगा। दरवाजे के बाहर अर्जुन के 2 सहयोगी सादे कपड़ों में पहले से ही इंतजार कर रहे थे। उन्होंने जल्दी से करण को काबू में कर लिया। उसके मुंह से गालियां निकल रही थीं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इतना ही नहीं, अर्जुन ने फोन निकाला और उन अधिकारियों को फोन किया जिन्हें उसने पहले ही सूचित कर दिया था। हाँ, हमने संदिग्ध को काबू में कर लिया है।
उसने धमकी और ब्लैकमेल के कृत्यों को स्वीकार कर लिया है। कृपया तुरंत यहां आएं। करण छटपटा रहा था। उसने सुनीता को द्वेषपूर्ण नजरों से देखा। ठीक है, तुम लोग बहुत चालाक हो, लेकिन सुनीता भी नहीं बचेगी। वो रहस्य देर सवेर सबको पता चल जाएगा। सुनीता कांपते हुए गिर पड़ी। उसका दिल बैठ गया। उसने उस संभावना के बारे में सोचा कि उसका अपराध उजागर हो जाएगा। क्या उसे कानून का सामना करना पड़ेगा, या कम से कम पूरे समाज द्वारा उसकी निंदा की जाएगी? उसके दिल में हमेशा ये बोझ रहा कि वो अप्रत्यक्ष रूप से अपने बेटे की मौत का कारण बनी थी। उसे सबसे ज्यादा डर विक्रम का सामना करने से था, जब सच्चाई सामने आएगी। तो क्या सुलह की कोई उम्मीद बचेगी? विक्रम को लगा जैसे किसी ने उसके दिल में छुरा घोंप दिया हो। वो अस्त व्यस्त लिविंग रूम के बीच में जड़वत खड़ा रहा। पत्नी का रहस्य उजागर हो गया, दुश्मन पकड़ा गया, लेकिन कुछ भी आसान नहीं लग रहा था। उस पल वो केवल फर्श पर सिकुड़ी हुई अपनी पत्नी को देख सका। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। सुनीता, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? सुनीता ने सिसकते हुए कहा। उसकी आवाज घुट गई। मुझे डर था। डर था कि तुम मुझसे हमेशा के लिए नफरत करोगे। मैं खुद को माफ नहीं कर सकती, तो मैं तुमसे माफी मांगने की हिम्मत कैसे करती? पुलिस की एक टीम पहुंची, करण को हथकड़ी लगाई और सबूत इकट्ठा किए। सुनीता को जहर देने के मामले में एक गवाह के रूप में बयान देने के लिए बुलाया गया, क्योंकि संकेत थे कि उसने या तो मदद की थी या उसे मजबूर किया गया था। विक्रम ने यह समझाने की पूरी कोशिश की कि सुनीता को शांत होने के लिए समय दिया जाए, क्योंकि वो मानसिक रूप से टूट चुकी थी, और यह साबित किया कि उसने कोई गंभीर परिणाम नहीं दिया था। जाल बिछाने का अभियान करण को पकड़ने में सफल रहा, लेकिन विक्रम के लिए दर्द बहुत बड़ा था। जब करण की छाया दरवाजे के पीछे गायब हो गई, तो लिविंग रूम में केवल आंसू और निराशा की नमी भरी गंध रह गई। कुछ घंटों के बाद अराजकता अस्थायी रूप से शांत हो गई। पुलिस करण और कुछ सबूतों को लेकर चली गई। सुनीता को इस शर्त पर रहने दिया गया कि उसे जांच में सहयोग करना होगा। अर्जुन और उसके 2 दोस्त भी चले गए ताकि विक्रम और सुनीता को अकेला छोड़ सकें। अस्त-व्यस्त लिविंग रूम में सुनीता सोफे पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। विक्रम सामने की कुर्सी पर बैठा था। उसके हाथ आपस में गुंथे हुए थे। एक विरोधाभास उसे चीर रहा था। उसने चुपचाप अपनी पत्नी को देखा, पुराने सुखद दिनों को याद करते हुए। अब सब कुछ बिखर गया था, केवल दर्द और दुख बचा था। अंत में विक्रम ने रूखी आवाज में कहा, सुनीता, क्या तुमने सच में गाड़ी चलाकर बेटे की दुर्घटना का कारण बनी? तुमने ये क्यों छिपाया? सुनीता बेजान पड़ी थी। उसकी आंखें खाली थीं। मैं उसे स्कूल से ला रही थी। उस दिन मैं उदास थी और बेटे के स्कूल छूटने का इंतजार करते हुए मैंने थोड़ी शराब पी ली थी। जब वो कार में बैठा तो मैं नशे में थी। उसने आगे की सीट पर बैठने के लिए कहा। मैं दुखी थी और मैंने मना नहीं किया। आधे रास्ते में उसने एक केक खरीदने के लिए नीचे उतरने की मांग की। मैंने अचानक ब्रेक लगाया। उसने दरवाजा खोला और सड़क पर गिर गया। उसी समय घबराहट में मेरा हाथ स्टीयरिंग से फिसल गया। मैं नियंत्रण खो बैठी। वो फूट फूट कर रोने लगी। बेटा वहीं मर गया। मुझे डर था कि तुम मुझसे नफरत करोगे। मुझे डर था कि लोग मेरी निंदा करेंगे। मैंने एक परिचित की मदद से निशान मिटा दिए और कहा कि ये एक अनपेक्षित यातायात दुर्घटना थी। मैं गलत थी। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसके बेटे की दर्दनाक मौत की छवि उसके दिल में गहरा घाव कर रही थी। लेकिन अपनी पत्नी को जर्जर हालत में देखकर उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने जो दर्द सहा था वो भी भयानक था, इतने सालों तक। वो इस अपराध बोध के साथ जी रही थी कि उसने अपने बेटे को मार डाला। ये निश्चित रूप से उसे दिन रात प्रताड़ित करता होगा। विक्रम के होंठ कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे याद आया कि इतने सालों से सुनीता को अक्सर बुरे सपने आते थे। वो अपने बेटे को पुकारती थी। उसने सोचा कि वो केवल अपने बेटे को याद कर रही है। उसे कभी नहीं पता था कि उसके पीछे एक भयानक अपराध बोध था। सुनीता, उसकी आवाज घुट गई। तुमने मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया? तुम्हें मुझे खोने का डर था।
लेकिन हम एक दूसरे को कब खो चुके थे हमें पता ही नहीं चला। काश तुमने मुझे पहले बताया होता तो शायद मैं। सुनीता सिसक रही थी, एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। वो केवल अपने पति का हाथ कसकर पकड़ सकती थी, जैसे माफी मांग रही हो। विक्रम ने भी उसका हाथ पकड़ लिया, प्यार और दर्द की मिलीजुली भावना महसूस कर रहा था। अब सारी गुत्थियां सुलझ गई थीं। सुनीता क्यों गुप्त व्यवहार कर रही थी? क्यों उसे करण ब्लैकमेल कर रहा था? सब कुछ उस पारिवारिक त्रासदी के इर्द गिर्द घूमता था जिसे वे हमेशा दफनाने की कोशिश करते थे। बटलर रामू ने अंदर झांका। ये दृश्य देखकर वो चुपचाप पीछे हट गया। शांत घर में रात में केवल सिसकियों की गूंज थी। आधी रात को विक्रम ने धीरे से सुनीता पर एक कंबल डाला, जो सोफे पर सो गई थी। उसका चेहरा आंसुओं से सना हुआ था। अपनी पत्नी को बेचैन नींद में देखकर उसका दिल भारी हो गया। कल उन्हें पुलिस का सामना करना होगा। जहर देने का प्रयास असफल रहा, लेकिन ब्लैकमेल और हत्या के प्रयास का मामला स्पष्ट था। कानून की दृष्टि से सुनीता को एक सह अपराधी या कम से कम अपराध को छिपाने वाली माना जा सकता था। सच कहूं तो विक्रम नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी जेल जाए। वो अभी भी धोखे से दुखी था, लेकिन वो ये भी समझता था कि उसे मजबूर किया गया था। और सबसे बढ़कर बेटे की मौत पर उसका गहरा पश्चाताप। उसने पहले ही बहुत कुछ सहा है। उसने खुद से कहा। सबसे बढ़कर विक्रम को दिया के बारे में भी चिंता थी, जिसने उसे बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब जब मुख्य साजिशकर्ता करण पकड़ा गया था तो दिया सुरक्षित हो सकती थी। लेकिन उसके भविष्य का क्या होगा? विक्रम उसे बेसहारा नहीं छोड़ सकता था। वो लड़की शहर के बाहर एक घर में अस्थायी रूप से रह रही थी। उस दिन का इंतजार कर रही थी जब वो सब कुछ सुलझाकर उसे वापस ले आएगा। अपने दिल में विक्रम दिया को गोद लेना चाहता था, जैसे कि गरीबों के प्रति अपनी कई गलतियों का प्रायश्चित करने और अपने बेटे को खोने के दर्द के लिए एक सांत्वना के रूप में। घड़ी ने सुबह का 1 बजाया। विक्रम मुश्किल से उठा और अपने स्टडी रूम की ओर लड़खड़ाया। मेज पर फोन की रोशनी चमक रही थी। ये अर्जुन का फोन था। जरूर वो स्थिति की रिपोर्ट कर रहा होगा। विक्रम ने एक लंबी सांस ली और फोन उठाया। कोई नई खबर है? उसने थकी हुई रूखी आवाज में पूछा। दूसरी तरफ अर्जुन ने धीरे से कहा, उसने बहुत कुछ कबूल किया है, लेकिन वो हमेशा तुम्हारे कंपनी की अनियमितताओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। करण भी सुनीता जी पर दोष मढ़ रहा है, कह रहा है कि उन्होंने स्वेच्छा से जहर मिलाया। मुझे विश्वास है कि पुलिस जबरदस्ती के पहलू पर विचार करेगी, लेकिन उन्हें अभी भी अंत तक जांच करनी होगी। विक्रम ने अपना माथा पकड़ लिया और एक लंबी सांस छोड़ी। मैं बस उम्मीद करता हूं कि वे सुनीता के प्रति नरमी बरतेंगे। उसके पास मुझे मारने का कोई मकसद नहीं था। अगर कुछ था तो वो करण के दबाव के कारण था। अर्जुन ने कहा, हाँ, मैं पूरी मदद करूंगा और तुम्हारे ब्लैकमेल के मामले में चिंता मत करो। सबूत स्पष्ट है। तुम्हें मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। प्रेस में हंगामा हो सकता है। तुम्हें भी सतर्क रहने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना लगे कि तुम अपनी शक्ति का उपयोग अपनी पत्नी के अपराध को छिपाने के लिए कर रहे हो। ये चेतावनी विक्रम को और भी भारी लगी। जब ये कहानी सामने आएगी तो शांति से रहना मुश्किल होगा। लेकिन चाहे जो भी हो, विक्रम अपनी पत्नी को रसातल में गिरने से बचाने के लिए सब कुछ करना चाहता था। फोन काटने के बाद वो कुर्सी पर झुक गया। अपने बेटे की पुरानी तस्वीर को सहला रहा था। बेटा, अपनी मां को माफ कर देना, उसने फुसफुसाया, नई उजागर हुई त्रासदी के बारे में सोचते हुए। शायद केवल क्षमा ही उन्हें इससे उभरने में मदद कर सकती थी। रात भारी चट्टान की तरह छाती पर दबी हुई बीतती रही। बाहर बगीचे में हवा शांत थी। कुछ रोशनी काई लगी दीवारों पर पड़ रही थी। सोफे पर सुनीता चौंक कर उठ बैठी, सिसक रही थी। उसने धीरे से पुकारा, विक्रम। लेकिन विक्रम वहां नहीं था। सब कुछ एक भूरे पर्दे में लिपटा हुआ था। बेटा जा चुका था, दुश्मन पकड़ा गया था, रहस्य भी खुल गया था। सुनीता कांपते हुए उठी। अपने पति को खोजने के लिए गलियारे में चली गई। स्टडी रूम का दरवाजा थोड़ा खुला देखकर उसने विक्रम को बैठे हुए और अपने बेटे की तस्वीर को देखते हुए पाया। उसकी आंखें नम थीं। सुनीता उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गई, सिसक रही थी।
अब तुम सब जानते हो मेरे पास कौन सा मुंह बचा है। मैं सभी अपराध स्वीकार करती हूं। भले ही मुझे अदालत में ले जाया जाए, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। विक्रम कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने अपनी पत्नी को अपनी बाहों में ले लिया। गुस्सा करुणा में बदल गया। वे दोनों रोए। दिल दहला देने वाली सिसकियां रात में गूंज रही थीं। बहुत देर बाद जब आंसू सूख गए, विक्रम ने फुसफुसाया, सुनीता, मुझे बहुत दुख है, लेकिन तुम मेरी पत्नी हो। बेटे को खोना भी एक ऐसा दर्द है जिसे मैंने जीवन भर साझा किया है। मैं तुम्हें कभी जेल में नहीं देखना चाहता। हम इसका सामना करने का एक तरीका खोज लेंगे। तुम्हें बहादुर होना होगा। पुलिस को सच्चाई की जरूरत है। लेकिन मुझे विश्वास है कि वे परिस्थितियों को समझेंगे। सुनीता रो रही थी। उसका सिर उसके पति के कंधे पर टिका हुआ था, जैसे सांत्वना मांग रही हो। सच्चाई कभी कभी क्रूर होती है, लेकिन ये मुक्ति का एकमात्र रास्ता भी है। अगली सुबह शहर में ये अफवाह फैलने लगी कि करोड़पति विक्रम को एक पूर्व कर्मचारी द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा है और उसकी पत्नी जहर देने के मामले में शामिल है। विक्रम को प्रेस और भागीदारों से अनगिनत फोन आए, लेकिन उसने चुप रहना चुना। कई अफवाहों में नमक मिर्च लगाकर स्थिति को और भी जटिल बना दिया गया। सौभाग्य से सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मुख्य साजिशकर्ता करण पकड़ा गया था। दिया को भी स्थिति के बारे में सूचित कर दिया गया था। विक्रम व्यक्तिगत रूप से दिया से मिलने गया और उसे संक्षेप में बताया। करण के पकड़े जाने की खबर सुनकर दिया ने राहत की सांस ली। खुश थी कि शायद वो खतरे से बच गई है, लेकिन विक्रम की जर्जर हालत देखकर वो पूछने से खुद को नहीं रोक सकी। अंकल, आपकी पत्नी कैसी है? विक्रम ने एक लंबी सांस ली। सुनीता बहुत सदमे में है। उसे पुलिस के साथ सहयोग करना पड़ रहा है। मामला जटिल है। दिया की आंखें उदास हो गईं। उसे एहसास हो गया था कि वो महिला पूरी तरह से बुरी नहीं थी। शायद उसे मजबूर किया गया था। इसीलिए उसने उस दिन रेस्टोरेंट में घुसकर विक्रम को चेतावनी देने की हिम्मत की थी, ये विश्वास करते हुए कि कुछ गड़बड़ है। दिया हिचकिचाई। मैं बस उम्मीद करती हूं कि आप ठीक हैं। आप दुखी मत होइए। क्या मैं किसी भी तरह से मदद कर सकती हूं? लड़की के ईमानदार शब्द सुनकर विक्रम को गर्मजोशी महसूस हुई। हालांकि उसका दिमाग अभी भी उलझन में था, फिर भी वो धीरे से मुस्कुराया। तुम यहां शांत रहो। चिंता मत करो, कल मैं व्यवस्था करूंगा और तुम्हें वापस ले आऊंगा। और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें स्कूल भेजूंगा। तुम्हें पसंद है? दिया स्तब्ध रह गई। उसकी आंखें चमक उठीं। क्या मैं सच में स्कूल जा सकती हूं? विक्रम ने दृढ़ता से सिर हिलाया। मैं वादा करता हूं, बस तुम सहमत हो जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। हम अस्थायी रूप से एक दूसरे को परिवार की तरह मान सकते हैं, ठीक है? लड़की चुप हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अपने जीवन में उसने कभी भी किसी से सहारा पाने की इतनी बड़ी उम्मीद नहीं की थी। अब इतनी कठिनाइयों के बाद उसे उम्मीद की एक किरण मिली थी। बाहर आसमान साफ था। सुनहरी धूप धीरे धीरे फैल रही थी। शायद सबसे बड़ा तूफान अस्थायी रूप से गुजर गया था। मुख्य साजिशकर्ता पकड़ा गया था। ब्लैकमेल का पर्दाफाश हो गया था और बेटे की मौत का दर्दनाक रहस्य अब छिपा नहीं था। लेकिन इसके झटके अभी खत्म नहीं हुए थे। सुनीता को जांच का सामना करना था। विक्रम को अपनी प्रतिष्ठा और शादी दोनों को बचाना था। और दिया को एक नया जीवन शुरू करने के लिए समय चाहिए था। सुबह की धूप पर्दे से छनकर लिविंग रूम की दीवारों पर हल्की हल्की रोशनी डाल रही थी। विक्रम सिंह का विला जैसे एक नया चोला पहन रहा था, उन दिनों के बाद जब सारे रहस्य उजागर हो चुके थे। फिर भी घर के लोग अभी तक शांत नहीं हो सके थे। ब्लैकमेल का मुख्य साजिशकर्ता करण सलाखों के पीछे था, लेकिन धुंध अभी भी दर्दनाक अतीत, कानूनी उलझनों और उस कहानी पर छाई हुई थी कि सुनीता को जहर देने की साजिश में शामिल होने और सालों पहले की दुर्घटना को छिपाने के लिए मजबूर किया गया था। आज सुनीता को अतिरिक्त बयान देने के लिए पुलिस स्टेशन जाना था। सुबह सुबह उसने एक साधारण बेज रंग की पोशाक पहनी, जिसमें हमेशा की तरह कोई भारी मेकअप नहीं था। उसका पीला चेहरा बता रहा था कि पिछली रात वो फिर से सो नहीं पाई थी। विक्रम और सुनीता एक ही कार में बैठे थे। रास्ते भर एक खामोशी छाई रही। कभी कभी विक्रम अपनी पत्नी की ओर देखता,
लेकिन कोई सांत्वना के शब्द नहीं कह पाता, क्योंकि वो खुद अभी भी बहुत अधिक तोड़पूर्ण में था। ये नहीं जानता था कि उस पर गुस्सा करे या दया करे। कार पुलिस मुख्यालय के गेट पर रुकी। सुनीता ने अपना हैंडबैग कसकर पकड़ा, एक गहरी सांस लेकर हिम्मत जुटाई। विक्रम ने धीरे से कहा, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा, डरो मत, सारी सच्चाई बता देना। अर्जुन ने तुम्हारे अधिकारों की रक्षा के लिए एक वकील की व्यवस्था की है। सुनीता ने आंसू रोकते हुए धीरे से सिर हिलाया। डर अभी भी उसके माथे पर लिखा था, लेकिन अपने दिल की गहराइयों में उसे थोड़ी गर्मजोशी महसूस हुई, क्योंकि वो जानती थी कि उसके पति ने उसे नहीं छोड़ा था। उसे बस उम्मीद थी कि जांच उसकी मजबूरी को समझेगी, ताकि उसे गंभीर आरोपों का सामना ना करना पड़े। जांचकर्ता के कार्यालय में माहौल गंभीर था। सुनीता ने इस बारे में गवाही दी कि कैसे करण ने उसे ब्लैकमेल किया और उसे विक्रम के भोजन में एक अजीब पाउडर मिलाने के लिए मजबूर किया। उसने स्वीकार किया कि वो हिचकिचा रही थी और अंत में उसने केवल सहयोग करने का नाटक किया, वास्तव में अंत तक जाने की हिम्मत नहीं की। करण का दबाव बहुत अधिक था, क्योंकि वो उस दुर्घटना का रहस्य जानता था जिससे उसके बेटे की मौत हो गई थी। जब जांचकर्ता ने पूछा, तो क्या आप जानती थीं कि आपका कार्य कानून का उल्लंघन था, भले ही आपको मजबूर किया गया हो? सुनीता ने सिर झुका लिया, आंसू बहने के। मैं जानती हूं कि मैं गलत थी। लेकिन अपराध बोध इतना बड़ा था कि मैं शांत नहीं रह सकी। अब मैं किसी भी जिम्मेदारी को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। बयान कई घंटों तक चला। कभी कभी अर्जुन द्वारा अनुशंसित बचाव पक्ष का वकील हस्तक्षेप करता, गंभीर मानसिक दबाव और सुनीता के पश्चाताप पर जोर देता। फिर भी अंतिम परिणाम कई कारकों पर निर्भर करेगा। पुलिस मुख्यालय से बाहर निकलकर सुनीता ऐसी लग रही थी जैसे वो अभी अभी एक मानसिक प्रताड़ना से गुजरी हो। वो लॉबी में खड़ी थी, उसके हाथ कसकर बंधे थे। विक्रम को कार से उतरते देख वो तुरंत उसकी ओर बढ़ी। उसकी आवाज घुट गई। मैंने सब कुछ बता दिया है, बेटे की दुर्घटना से जुड़ी बातें भी। विक्रम ने धीरे धीरे सिर हिलाया। वे दोनों चुपचाप कार में बैठे और उस जगह से चले गए। सुनीता जानती थी कि उसे शायद कुछ और सत्रों के लिए उपस्थित होना पड़ेगा। सब कुछ तुरंत खत्म नहीं होगा, और केवल जब कोई आधिकारिक निष्कर्ष निकलता तो वे अस्थायी रूप से राहत की सांस ले सकते थे। उस दोपहर शहर के बाहरी इलाके में, जहां दिया अस्थायी रूप से रह रही थी, विक्रम उसे शहर वापस लाने के लिए आया। कार को देखते ही दिया गेट की ओर दौड़ी, खुशी और घबराहट के साथ। पिछले कुछ दिनों से वो विक्रम के लिए और उस महिला के लिए भी चिंतित थी जो साजिश में फंस गई थी। विक्रम अंकल, दिया ने कहा। उसका चेहरा खिल गया जब उसने अंकल को सुरक्षित रूप से कार से उतरते देखा। विक्रम ने हाथ हिलाया और धीरे से मुस्कुराया। अपना सामान पैक कर लो। हम घर जा रहे हैं। दिया को कुछ पुरानी पत्रिकाओं और हाल ही में दिए गए तपड़ों के साथ संघर्ष करते देख विक्रम ने भी मदद की। जब सब कुछ हो गया तो लड़की ने हिचकिचाते हुए पूछा, और सुनीता आंटी कैसी हैं? विक्रम ने गंभीर स्वर में कहा, उसे पुलिस के साथ काम करना पड़ रहा है। लेकिन चीजें अब कम जटिल हैं। बुरा आदमी पकड़ा गया है, इसलिए उस पर दबाव कम है। दिया ने सिर हिलाया। उसकी आंखें कहीं और देख रही थीं। तो शायद वो अब मुझसे नफरत नहीं करती, है ना? मुझे डर था कि वो मुझसे नाराज होगी, क्योंकि मैंने रेस्टोरेंट में चिल्लाया था। विक्रम ने सिर हिलाया और धीरे से दिया के बालों को सहलाया। सुनीता, तुम उसे पूरी तरह से नहीं समझती। वो उतनी बुरी नहीं है जितना तुम सोचती हो। बात यह है कि उसने मेरे साथ और खुद के साथ गलत किया है। चिंता मत करो, जब मौका मिलेगा तो वो तुमसे माफी मांगेगी। लड़की धीरे से मुस्कुराई। अपने दिल में दिया भी चाहती थी कि सुनीता खुद स्वीकार करे कि दिया की चेतावनी के कारण ही विक्रम आपदा से बच गया था। लेकिन वो ये भी समझती थी कि वयस्कों के पास बहुत सारी जटिल चीजें होती हैं, इसलिए उसने बहुत अधिक मांग करने की हिम्मत नहीं की। रास्ते में दिया पीछे की सीट पर सिकुड़कर बैठी थी। कभी कभी रियर व्यू मिरर के माध्यम से विक्रम के चेहरे को चुपके से देखती थी। उसने देखा कि उदासी अभी भी उसके चेहरे पर छाई हुई थी। शायद परिवार में तूफान अभी शांत नहीं हुआ था, भले ही मुख्य साजिशकर्ता जेल में था। उस शाम स्वर्ण महल रेस्टोरेंट में विक्रम दिया को प्रबंधक और कर्मचारियों से मिलाने के लिए ले गया, ये घोषणा करते हुए कि वो लंबे समय तक उसकी देखभाल करेगा।
हालांकि हर कोई हैरान था, लेकिन वे दिया के लिए भी खुश थे, क्योंकि वे जानते थे कि विक्रम एक दयालु व्यक्ति था, भले ही सख्त हो। जो उसे एक भविष्य दे सकता था। दिया ने धीरे से सिर झुकाकर धन्यवाद कहा। अब से उसे भीख मांगने या सड़क पर कांपने की जरूरत नहीं होगी। रात हो गई। विक्रम दिया को विला ले गया। जिस क्षण कार रुकी, दिया बड़े बगीचे, फव्वारे और संगमरमर की सीढ़ियों को देखकर चकित रह गई। सब कुछ शानदार था। उस सड़क जीवन से बिल्कुल अलग, जिसका उसने अनुभव किया था। बड़े हॉल में प्रवेश करते हुए दिया ने घबराकर चारों ओर देखा। सुनीता मेज़नाइन की रेलिंग के सहारे खड़ी थी। विक्रम और लड़की को अंदर आते देख वो एक पल के लिए रुक गई। उसे दिया को देखे हुए काफी समय हो गया था। वो बच्चा जिसे उसने एक बार रेस्टोरेंट में झूठे आरोप लगाने के लिए डांटा था। अब सुनीता का चेहरा जटिल था। वो नहीं जानती थी कि उसका सामना कैसे करे। विक्रम ने अपनी पत्नी को एक नजर देखा और फिर दिया को कुछ सीढ़ियां ऊपर ले गया। सुनीता, मैं दिया को घर ले आया हूं। वो कुछ समय के लिए हमारे साथ रहेगी। मुझे उम्मीद है तुम आपत्ति नहीं करोगी। सुनीता ने धीरे से होंठ काटे, हिम्मत जुटाने के लिए एक गहरी सांस ली। उसकी नजर दिया पर पड़ी, एक पतली लड़की जिसका चेहरा उदास था। इस छोटी लड़की ने उसके पति की जान बचाई थी और अप्रत्यक्ष रूप से उसे एक वास्तविक हत्यारा बनने से भी रोका था। ये सोचकर सुनीता को शर्म महसूस हुई कि उसने कभी दिया से नफरत की थी और उसे बाहर निकालना चाहती थी। वो धीरे धीरे नीचे उतरी, दिया के सामने आकर रुकी। एक भारी खामोशी छा गई। लड़की ने सिर झुका लिया। ये नहीं जानती थी कि कैसे व्यवहार करे। उसका दिल सांत्वना के एक शब्द की उम्मीद कर रहा था। एक पल के बाद सुनीता ने कांपती आवाज में धीरे से कहा, उस दिन मेरे पति को सचेत करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। मैंने पहले जो कुछ भी कहा या किया जिससे तुम डर गईं, उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं सच में परेशान थी। उसकी आवाज में ईमानदारी ने दिया को ऊपर देखने पर मजबूर कर दिया, जहां उसने महिला की आंखों में आंसू देखे। लड़की ने धीरे से सिर हिलाया। कोई बात नहीं। आंटी, मुझे भी डर था कि आप मुझसे नाराज होंगी। मैं बस चाहती थी कि विक्रम अंकल सुरक्षित रहें। सादा जवाब सुनकर सुनीता खुद को रोक नहीं सकी और धीरे से दिया का हाथ पकड़ लिया। दो हाथ, एक मध्यम आयु वर्ग की महिला का और एक बेघर बच्चे का, एक भावनात्मक क्षण में मिले। विक्रम पास में खड़ा था। एक गहरी सांस लेकर आंसू रोकने की कोशिश कर रहा था। कम से कम वे धीरे धीरे क्षमा पा रहे थे। फिर सुनीता ने अपने पति की ओर देखा। आप दिया के लिए एक सुविधाजनक कमरे की व्यवस्था कर सकते हैं। मुझे लगता है कि उसे हमारे कमरे के पास रखना बेहतर होगा, ताकि हम उस पर नजर रख सकें और उसकी देखभाल कर सकें। विक्रम ने सिर हिलाया। उसका दिल थोड़ा हल्का हो गया। तनावपूर्ण माहौल थोड़ा कम हो गया था। अगले दिनों में दिया ने विला में जीवन के साथ तालमेल बिठाना शुरू कर दिया। बटलर रामू ने उसे बताया कि कैसे रहना है और घर के नौकर भी खुशी खुशी मदद करते थे। कई बार दिया को अजीब लगता था, क्योंकि उसे कभी भी हर भोजन परोसा नहीं गया था या उसका अपना शानदार कमरा नहीं था। लेकिन विक्रम ने उसे प्यार से सलाह दी, इसे अपना घर समझो, शर्माओ मत। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। वास्तव में विक्रम दिया को स्कूल भेजने की व्यवस्था करने में व्यस्त था। हालांकि उसके पास स्पष्ट पहचान पत्र नहीं थे, लेकिन उसने वादा किया कि वो अपने संपर्कों का उपयोग करके उसे एक स्कूल में दाखिला दिलाएगा, ताकि वो पूरक शिक्षा प्राप्त कर सके या एक चैरिटी क्लास ढूंढ सके। दिया आधी खुश और आधी चिंतित थी। उसने कई साल बर्बाद कर दिए थे। अब उसे कलम पकड़ने और डेस्क पर बैठने का मौका मिला था। सुनीता के लिए पुलिस स्टेशन में आगे के बयानों के बाद उसे घर पर रहने की अनुमति दी गई, लेकिन निगरानी में, अंतिम निष्कर्ष की प्रतीक्षा में। एक ओर सुनीता उस संभावना से चिंतित थी कि उसे खतरनाक साजिश में भाग लेने के अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है, लेकिन दूसरी ओर वो धीरे धीरे अपनी आत्मा के बोझ को उतार रही थी, क्योंकि आखिरकार उसके बेटे की मौत का रहस्य भी उजागर हो गया था। हालांकि विक्रम दुखी था और उस पर आरोप लगाता था, कम से कम उसे अकेले अपराध बोध से नहीं जूझना पड़ रहा था। कुछ रातें सुनीता चुपचाप अपने पति के साथ बैठती, अपने बेटे की तस्वीर के सामने एक अगरबत्ती जलाती,
वे ज्यादा बात नहीं करते थे, बस एक दूसरे का हाथ पकड़ते थे। खामोशी में आंसू बहते थे। उनके बीच अतीत दरारों से भरा था, लेकिन क्षमा अंकुरित होती दिख रही थी, भले ही ये आसान न हो। एक दोपहर जब विक्रम कार्यालय में काम निपटा रहा था, बटलर रामू ने घबराकर फोन किया। सर, गेट पर एक अजनबी है जो दिया से मिलना चाहता है। कहता है कि वो एक पुराना दोस्त है। विक्रम चौंक गया और तुरंत निर्देश दिया, उसे मिलने मत देना, गार्ड को बुलाओ और उसे भगाओ। अगर जरूरत हो तो पुलिस को बुलाओ। दिया को किसी अजनबी से संपर्क नहीं करने देना। जब से करण पकड़ा गया था, विक्रम हमेशा सतर्क रहता था कि शायद अभी भी साथी या अन्य अवसरवादी लोग दिया से संपर्क करने की कोशिश कर सकते हैं। कोई नहीं जानता था कि वे उसे नुकसान पहुंचाना, ब्लैकमेल करना या बदला लेना चाहते थे। विक्रम जल्दी से कंपनी से निकला और घर चला गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि गार्ड ने गेट के बाहर एक काफी कठोर दिखने वाले आदमी को रोक रखा था। वो आदमी जल्द ही चला गया। दिया दरवाजे के पीछे छिपी खड़ी थी। उसका चेहरा घबराया हुआ था। विक्रम को देखते ही वो दौड़कर उसके पास आई। अंकल, वो आदमी मेरे साथ भीख मांगने वाले समूह में से एक था। उसने कहा कि वो मुझे कहीं ले जाना चाहता है। उसने कहा कि मैंने यहां रहकर धोखा दिया है, मैं बहुत डर गई। ये सुनकर विक्रम का दिल बैठ गया। फुटपाथ के नीचे पुराने परिचित थे। वे सड़क के बच्चे उस भीख मांगने वाली लड़की से ईर्ष्या कर सकते थे, जिसे अब एक अमीर आदमी ने गोद ले लिया था। वे उसका फायदा उठा सकते थे या उसे धमकी दे सकते थे। चिंता मत करो, विक्रम ने निर्देश दिया। अब से अगर वे फिर से आते हैं तो बस बटलर को बताओ या मुझे तुरंत फोन करो। लड़की ने आंसू भरी आंखों से सिर हिलाया। दिया के डरे हुए हाव भाव को देखकर विक्रम को अचानक समझ आया कि उस लड़की की रक्षा करने के लिए न केवल करण जैसे बुरे लोगों से लड़ना होगा, बल्कि उसे पुराने समाज के हाशिए पर पड़े बंधनों से धीरे धीरे मुक्त होने में भी मदद करनी होगी। जेल में करण को जांच के लिए हिरासत में रखा गया था। वो 4 दीवारों के भीतर बेचैन घूम रहा था। फिर भी वो अभी भी जिद्दी था। कई बार गोलमोल बयान देता, अपने अपराध को कम करने की कोशिश करता। जांचकर्ता ने पूछा, क्या तुम दिया नाम की बच्ची को जानते हो? सुना है कि तुमने उसे रेस्टोरेंट में धमकाने की कोशिश की थी। करण ने नाक सिकोड़ी। मुझे उसे धमकाने की जरूरत नहीं है। उस छोटी सी बच्ची ने खुद को उन मामलों में डाल दिया जो उसकी नहीं थे। तुमने स्वीकार किया है कि तुमने सुनीता को विक्रम के भोजन में एक अजीब पाउडर मिलाने के लिए मजबूर किया था ना? करण ने फिर से गोलमोल जवाब दिया, दोष मढ़ते हुए। मैंने उसे केवल डराने के लिए एक गंध पैदा करने वाले पदार्थ का एक पैकेट दिया था। मुझे क्या पता था कि वो इसे खाने में मिला देगी। मुझे फंसाया गया है। हर बार जब वो उसे जिद्दी बातें करते सुनता तो जांचकर्ता बस हाथ हिलाता और रिपोर्ट लिखता, पर्याप्त सबूत। सुनीता और अन्य गवाहों के बयान। करण चाहे कितना भी गोलमोल जवाब दे, वो ब्लैकमेल और हत्या की धमकी के आरोप से नहीं बच सकता था। जेल की कोठरी के एक कोने में करण चुपके से उम्मीद कर रहा था कि कोई उसे बचाने के लिए आएगा। उसे विश्वास था कि उसने व्यापारिक सौदों के बारे में कई रहस्य रखे थे, इसलिए शायद अभी भी एक रास्ता था। लेकिन उसने ये अनुमान नहीं लगाया था कि इस बार उसने बहुत आगे बढ़कर जहर देने और ब्लैकमेल करने की साजिश रचकर लाल रेखा को पार कर लिया था। कोई भी शक्ति उसका समर्थन करने की हिम्मत नहीं करेगी। विक्रम की कंपनी के लिए पत्नी द्वारा पति को जहर देने और मालिक को ब्लैकमेल किए जाने की अफवाहों के कारण एक कठिन समय के बाद चीजें धीरे धीरे स्थिर हो गईं, जब अधिकारियों ने पुष्टि की कि विक्रम पीड़ित था और मुख्य अपराधी करण था। हालांकि समूह के शेयरों पर भी थोड़ा प्रभाव पड़ा। कई साझेदार झिझक रहे थे, जिससे विक्रम को बातचीत करने में समय लगाना पड़ा। एक दोपहर विक्रम एक बैठक में था जब उसका फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। वकील का फोन था। उसने मेहमानों से अनुमति ली और बाहर जाकर फोन सुना। वकील की आवाज आई, नमस्ते। विक्रम जी, अच्छी खबर है। जांच एजेंसी सुनीता जी के मामले पर विचार कर रही है कि उन्हें मजबूर किया गया था। कोई गंभीर परिणाम नहीं हुआ और उन्होंने ईमानदारी से कबूल किया है। बहुत संभावना है कि उन्हें केवल प्रशासनिक जुर्माना लगाया जाएगा, या अगर अदालत विचार करती है तो उन्हें लंबित सजा दी जाएगी। लेकिन उन्हें आपसे एक स्पष्ट पुष्टि की आवश्यकता है कि सुनीता ने वास्तव में जहर नहीं मिलाया और उनका इरादा पति को मारने का नहीं था।
विक्रम ने राहत की सांस ली। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। बहुत अच्छा, धन्यवाद। मैं बयान देने के लिए तैयार हूं। उम्मीद है कि सब कुछ जल्द ही खत्म हो जाएगा। फोन काटने के बाद विक्रम दीवार से सटकर खड़ा हो गया और राहत की सांस छोड़ी। हालांकि बेटे को खोने के दर्द की कोई भरपाई नहीं हो सकती थी। हालांकि पति पत्नी का विश्वास टूट गया था, फिर भी वो नहीं चाहता था कि सुनीता को जेल हो। शायद इतने सालों तक उसने जो कीमत अपने विवेक में चुकाई थी वो काफी थी। उस शाम विक्रम घर लौटा और सुनीता को खबर दी। वो एक पल के लिए चुप हो गई, फिर रो पड़ी। खुशी और अपराध बोध की मिलीजुली भावना। उसने कांपते हुए अपने पति का हाथ पकड़ा। मैं फिर से शुरू करने की कोशिश करूंगी। मैं वादा करती हूं कि अब से मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगी। विक्रम ने केवल धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखें थकी हुई थीं। हाँ, मैं भी चाहता हूं कि हमारे पास सुलह के लिए समय हो। मैं तुम्हें अतीत के अपराधों को भूलने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। हम दोनों को माफ करना सीखना होगा। अपने पति को ये कहते सुनकर सुनीता ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, अचानक एक गर्मजोशी भरे आलिंगन में। इतने ठंडे दिनों के बाद मैं ज़िनाइन से दिया झिझकते हुए देख रही थी। अचानक मुस्कुराई। हालांकि लड़की अभी भी बहुत अजीब महसूस कर रही थी, लेकिन वो ईमानदारी से चाहती थी कि ये परिवार जल्द ही शांति पाए। कुछ दिनों बाद प्रारंभिक सुनवाई से पहले, जिसमें करण के अपराधों पर मुकदमा चलाया जाना था और सुनीता के संबंधित जिम्मेदारी पर विचार किया जाना था, विक्रम और सुनीता ने चर्चा की कि क्या दिया को आमंत्रित किया जाना चाहिए। उसे गवाही देने के लिए नहीं, क्योंकि रेस्टोरेंट में जो हुआ उसके लिए पर्याप्त सबूत थे, बल्कि दिया को ये दिखाने के लिए कि सब कुछ कानून के अनुसार संभाला जा रहा था, ताकि वो विश्वास कर सके कि न्याय और अधिकार अभी भी मौजूद हैं। उस सुबह विक्रम ने दिया को साफ सुथरे कपड़े पहनने के लिए कहा, जो बहुत आकर्षक ना हो। लड़की थोड़ी चिंतित थी, पहली बार अदालत में कदम रख रही थी। कार में दिया चुपचाप बैठी थी, कभी कभी हैंडल को कसकर पकड़ लेती थी। उस आदमी का सामना करने के दृश्य के बारे में सोच रही थी, जो विक्रम अंकल को मारना चाहता था। लेकिन वो उस दुष्ट व्यक्ति को अपने अपराधों के लिए पीड़ित होते हुए भी अपनी आंखों से देखना चाहती थी। अदालत में पहुंचकर वहां भीड़ थी, जिनमें से अधिकांश प्रतिवादियों और वादियों के परिवार के सदस्य थे। जब विक्रम का समूह प्रकट हुआ तो कुछ जिज्ञासु आंखें सुनीता की ओर मुड़ गई, क्योंकि करोड़पति की पत्नी के जहर देने की साजिश में शामिल होने का कांड कभी शोरगुल वाला था। सुनीता ने होंठ काटे, अपने पति का हाथ पकड़कर शांत रहने की कोशिश की। कोर्ट रूम में करण को अंदर लाया गया। उसके हाथों में हथकड़ियां थीं। उसका चेहरा पहले से ज्यादा जर्जर था। सुनीता और विक्रम को देखकर उसने घृणा से घूरा। ये इस परिवार के कारण ही था कि वो पकड़ा गया था। हालांकि वो भूल गया था कि वो खुद मुख्य साजिश करता था, जिसने खुद पर मुसीबत लाई थी। दर्शक दीर्घा में दिया विक्रम के बगल में बैठी थी। उसने करण को देखा और एक पल के लिए कांप गई, उस धमकी भरी आवाज को याद करते हुए जब उसने फोन किया था या जब उसने रेस्टोरेंट में घुसने के लिए किसी को भेजा था। सौभाग्य से सभी बुरी साजिशें सफल नहीं हुई थीं। मुकदमे के दौरान अभियोजक ने ऑडियो और वीडियो सबूत पेश किए, जब करण ने ब्लैकमेल स्वीकार किया। साथ ही सुनीता का बयान कि उसे जहरीला पाउडर मिलाने के लिए मजबूर किया गया था। भोजन के परीक्षण के परिणामों से भी पता चला कि इसमें एक अजीब पदार्थ की मात्रा थी। हालांकि ये तुरंत मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त नहीं थी, लेकिन इरादा स्पष्ट रूप से जीवन को खतरे में डालना था। करण ने हर तरह से इनकार करने और विकृत करने की कोशिश की। मैंने सुनीता को केवल एक साधारण गैर जहरीला पाउडर का एक पैकेट दिया था। मुझे नहीं पता था कि वो इसे खाने में मिला देगी। लेकिन बयानों और सबूतों के साथ तुलना करने पर अदालत को निष्कर्ष निकालने में कोई कठिनाई नहीं हुई। सुनीता के लिए, क्योंकि उसने स्वेच्छा से रिपोर्ट की थी, पूरी तरह से कबूल किया था और स्पष्ट रूप से दिखाया था कि उसे करण द्वारा धमकी दी गई थी और उसने खुद वास्तव में अंत तक कार्रवाई नहीं की थी। भोजन में घातक खुराक नहीं थी। अधिकारियों ने आपराधिक जिम्मेदारी से छूट देने या हल्के दंड पर विचार करने का सुझाव दिया। यदि आवश्यक हो तो एक अलग सुनवाई में स्थानांतरित करने का। जब न्यायाधीश ने पूछा कि क्या वो कुछ कहना चाहती है, तो सुनीता उठी, सिर झुकाकर, कांपती आवाज में, मुझे बहुत पछतावा है। मैं कानून का धन्यवाद करती हूं कि उसने मुझे सुधरने का मौका दिया।
मैं विश्वास दिलाती हूं कि अब से मैं ईमानदारी से जीऊंगी। कुछ भी नहीं छिपाऊंगी। संक्षिप्त शब्द आंसू गालों पर लुढ़क गए। दर्शक दीर्घा में दिया ने धीरे से विक्रम का हाथ पकड़ा। उसे उस महिला के पश्चाताप को महसूस हुआ जब वो अदालत का सामना कर रही थी। सुनवाई लगभग 1 सत्र तक चली। अंत में अदालत ने विचार विमर्श के लिए स्थगित कर दिया, लेकिन सामान्य तौर पर करण के लिए सजा काफी भारी होने की उम्मीद थी, जबकि सुनीता अपने संबंधित कार्यों के लिए एक अलग सुनवाई का इंतजार कर रही थी। कोर्ट रूम से बाहर निकलते हुए विक्रम ने अपनी पत्नी को गले लगाया और धीरे से कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। पास में दिया ने उन्हें एक दूसरे को सहारा देते हुए अदालत से निकलते देखा। उसका दिल अचानक थोड़ी गर्मजोशी से भर गया। एक परिवार जो धोखे और त्रासदी से टूट गया था, अंततः एक दूसरे के लिए अपने दिल खोलकर एक संबंध खोजने में कामयाब रहा। रास्ते में कार धीरे धीरे भीड़ के बीच चल रही थी। दिया पीछे की सीट पर बैठी थी। ऊंची इमारतों को देख रही थी, अपने माता पिता के बारे में सोच रही थी। उसने फुसफुसाया, अगर मेरे माता पिता जीवित होते तो वे मुझे अब देखकर बहुत खुश होते। विक्रम ने पीछे मुड़कर धीरे से जवाब दिया, वे निश्चित रूप से खुश होते, क्योंकि तुम अभी भी ईमानदार और बहादुर हो। जल्द ही मैं तुम्हें कानूनी रूप से गोद लेने की प्रक्रिया शुरू करूंगा, ठीक है? दिया हैरान रह गई। अंकल, क्या आप मुझे अपनी बेटी के रूप में गोद लेना चाहते हैं? विक्रम एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर धीरे से कहा, अगर तुम चाहो तो बेशक सारी प्रक्रिया कानून के अनुसार होगी। मैं तुम पर दबाव नहीं डालना चाहता। मैं बस चाहता हूं कि तुम्हारे पास एक घर हो। तुम दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जाओ। मुझे पापा बुलाना है या कुछ और, ये तुम पर निर्भर है। एक पल के लिए दिया चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे अपने अकेले जीवन की याद आई। हर भोजन के लिए भीख मांगते हुए अब कोई उसे प्यार देना चाहता था। हालांकि वो जानती थी कि ये उसके असली माता पिता के प्यार से अलग होगा, फिर भी ये गर्मजोशी भरा था। उसने घुटती आवाज में कहा, मैं तैयार हूं। मुझे बस डर है कि मैं इसके लायक नहीं हूं। विक्रम ने सिर हिलाया। उसकी आवाज गर्म थी। कोई भी प्यार पाने के लायक नहीं होता। मैं भी एक और बच्चा चाहता हूं, अपने बेटे को खोने के दर्द की कुछ हद तक भरपाई करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि हम एक दूसरे की भरपाई कर सकते हैं। इन शब्दों ने कार में माहौल को शांत कर दिया। सुनीता अपने पति के बगल में बैठी। उसकी आंखें लाल थीं। उसने अपना हाथ विक्रम के हाथ पर रखा। दिया की ओर देखकर धीरे से मुस्कुराई। हालांकि आंसू बह रहे थे। शायद इस लड़की का दिखना इस निराशाजनक स्थिति में एक आशीर्वाद था, जिससे उसे और उसके पति को सुलह करने और पारिवारिक मूल्यों को फिर से खोजने का मौका मिला। रात हो गई। विला से गर्म रोशनी फैल रही थी। विक्रम, सुनीता और दिया खाने की मेज के चारों ओर बैठे थे। एक साधारण लेकिन भावनात्मक भोजन। ये पहला भोजन था जो वे सुनवाई के अस्थायी रूप से समाप्त होने के बाद एक साथ बैठे थे। सुनीता ने सक्रिय रूप से दिया के लिए मांस का एक टुकड़ा लिया। उसकी आंखें कोमल थीं। खाओ बेटा। खाओ बच्ची। वो अभी भी संबोधन में अजीब महसूस कर रही थी, लेकिन दिया ने उसकी ईमानदारी को महसूस किया। लड़की ने शर्मिंदगी से धीरे से कहा, धन्यवाद आंटी। विक्रम ने अपनी 10 उंगलियां एक साथ रखीं, सोचते हुए, करण को जल्द ही सजा मिलेगी। उसे और उसके कुछ साथियों को अब हमें धमकी देने का मौका नहीं मिलेगा। जल्द ही मैं दिया को अपनी बेटी के रूप में गोद लेने के लिए कागजी कार्रवाई पूरी करूंगा। सुनीता, तुम्हारे मामले में तुम्हें शायद अभी भी अदालत जाना होगा, लेकिन निलंबित सजा की संभावना बहुत अधिक है। धैर्य रखो, ठीक है? सुनीता ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रखी और धीरे से जवाब दिया, मुझे पता है, मैं इसका सामना करूंगी, अब और नहीं भागूंगी। फिर उसने दिया की ओर देखा। मुस्कुराने की कोशिश की। मैं तुम्हारे साथ अपनी गलती सुधारना चाहती हूं, इसलिए अगर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए तो बस कहो, मैं कोशिश करूंगी। दिया ने झिझकते हुए कहा, मैं बस स्कूल जाना चाहती हूं क्योंकि मैं बहुत अनपढ़ हूं। सुनीता मुस्कुराई। उसकी आंखों में थोड़ी खुशी थी। ये विक्रम अंकल का भी विचार है, तो हम तुम्हारे स्कूल जाने की व्यवस्था करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि तुम खाना पकाने, घर के काम या जो कुछ भी तुम्हें पसंद हो
उसमें अतिरिक्त कौशल सीखो, ठीक है? लड़की ने सिर हिलाया। उसका मुंह मुस्कुरा रहा था। उसके अभी भी असमान दांत दिख रहे थे। रात के खाने का दृश्य अजीब तरह से गर्मजोशी भरा था, तूफानी दिनों के विपरीत। रात के खाने के बाद दिया ने नौकरों को बर्तन साफ करने में मदद की, जबकि सुनीता आराम करने के लिए अपने कमरे में चली गई। विक्रम बरामदे में खड़ा था, टिमटिमाते सितारों वाले आकाश को देख रहा था। बहुत समय बाद उसने एक लंबी, राहत भरी सांस ली। उसकी अगली योजना कंपनी की प्रतिष्ठा को बहाल करना, सुनीता के लिए कानूनी मुद्दों को हल करना और दिया के लिए भविष्य को सुरक्षित करना था। ये रास्ता रातों रात नहीं था, लेकिन कम से कम महत्वपूर्ण गांठें खुल गई थीं। विक्रम ने बगीचे की ओर देखा, जहां रात में गुलाब की झाड़ियां खिल रही थीं, एक हल्की सुगंध फैला रही थीं। उसे अचानक दिया के शब्द याद आए। मैं बस चाहती हूं कि आप सुरक्षित रहें। ये बहुत सरल था, लेकिन उस समय उस लड़की ने उसकी जान बचाई थी, और उस क्षण से उसका परिवार, चाहे कितना भी टूटा हुआ हो, अभी भी एक रास्ता खोज सका था। फूलों की गहरी सांस लेते हुए विक्रम ने अपने बेटे के चेहरे की कल्पना की। लड़का इस दुनिया से चला गया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी कहीं से अपने माता पिता को देख रहा है। बेटा, विक्रम ने फुसफुसाया, पापा गलतियों को सुधारने, परिवार को बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। भले ही देर हो गई हो, ना होने से बेहतर है। कुछ हफ्तों बाद, प्रारंभिक सुनवाई के बाद, विक्रम के परिवार का जीवन धीरे धीरे स्थिर हो गया। अदालत ने आधिकारिक तौर पर करण को ब्लैकमेल, हत्या की धमकी के लिए दोषी ठहराया और उसे कई साल जेल की सजा सुनाई। स्पष्ट सबूत, सुनीता और अन्य गवाहों के बयानों ने उसे इनकार करने का कोई मौका नहीं दिया। एक मजबूर पीड़ित के रूप में सुनीता को उदारता मिली। अदालत ने एक प्रशासनिक जुर्माना या निलंबित सजा पर विचार किया, क्योंकि उसके कार्यों से कोई गंभीर परिणाम नहीं हुआ था। सब कुछ एक बड़े तूफान की तरह था, जो अभी अभी गुजरा था। पेड़ गिर गए थे, घर तबाह हो गए थे, लेकिन फिर जब तूफान गुजर गया तो गीली जमीन पर नए हरे अंकुर उगाए, पुनर्जीवित हो गए। विक्रम का परिवार भी ऐसा ही था। दिया कई बेचैन रातों के बाद अंततः अच्छी खबर मिली। विक्रम को अधिकारियों द्वारा संरक्षकता प्रक्रिया करने की अनुमति दी गई। उन्होंने लड़की को उसके पहचान पत्र पूरे करने, पूरक शिक्षा के लिए पंजीकरण करने में मदद करने पर सहमति व्यक्त की। एक सुबह सुनीता दिया को शहर की एक दर्जी की दुकान पर ले गई, ताकि चैरिटी क्लास के लिए कुछ वर्दी खरीद सके। पहले की दूरी और तनावपूर्ण छवि के विपरीत अब सुनीता प्यार से हर शर्ट चुन रही थी, यहां तक कि दिया के लिए माप भी सावधानी से जांच रही थी। लड़की को लगातार हैरान और इस तरह की देखभाल के लिए अभ्यस्त नहीं देखकर सुनीता बस धीरे से मुस्कुराई। कल तुम पढ़ाई शुरू कर रही हो, अगर कुछ समझ में ना आए तो बस मुझसे पूछना। विक्रम अंकल और मैं मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। दिया ने धीरे से जवाब दिया। धन्यवाद आंटी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे स्कूल जाने का मौका मिलेगा। दिया की आंसू भरी आंखों को देखकर सुनीता भावुक हो गई। एक पल के लिए उसने अपने बेटे की छवि देखी, जो स्कूल के पहले दिन वर्दी पहनने के लिए उत्साहित था। एक शांत उदासी ने उसे घेर लिया, लेकिन साथ ही आशा की एक रोशनी भी जली। शायद दिया को गोद लेना भी उसके अपने अपराध बोध को शांत करने, अपने बेटे को खोने की कुछ हद तक भरपाई करने का एक तरीका था। हालांकि अदालत ने उसे छोड़ दिया था, फिर भी सुनीता को कुछ सामुदायिक सेवा पूरी करनी थी, जो स्थानीय स्तर पर पुनर्वास का एक रूप था। हर सप्ताहांत वो एक सामाजिक केंद्र में जाती, अनाथ बच्चों की देखभाल, सफाई, बर्तन धोने और भोजन परोसने में मदद करती। शुरुआत में सुनीता, जो विलासिता में रहने की आदी थी, थक जाती थी, लेकिन धीरे धीरे जब उसने प्यार से वंचित बच्चों को देखा तो उसे और भी स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि ये कितना भाग्यशाली था कि दिया के पास विक्रम का सहारा था। जबकि इन बच्चों को नहीं पता था कि किस पर भरोसा करें। एक बार लगभग 8 साल की एक पतली लड़की सुनीता से चिपक गई और फुसफुसाई, आंटी, क्या आप यहाँ हमेशा स्वयं सेवा करती हैं? मेरे साथ खेलने के लिए रुको, ठीक है? सुनीता ने बच्ची को गले लगा लिया। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने दिया के भाग्य के बहुत करीब महसूस किया और उस साधारण खुशी की और भी सराहना की, जिसे उसने अपनी गलतियों के कारण लगभग खो दिया था।
रास्ते में वो छोटे कब्रिस्तान से गुजरी जहां उसके मृत बेटे को दफनाया गया था। कब्र पर सफेद फूलों का एक गुलदस्ता रखकर सुनीता अपने बेटे के नाम वाली समाधि के सामने चुप हो गई। शाम की हवा का एक झोंका गुजरा, एक शांत गूंज लेकर। बेटा, उसने धीरे से कहा, मैं अभी भी अपराध बोध से ग्रस्त हूं। मुझे नहीं पता कि तुम मुझे माफ करोगी या नहीं, लेकिन मैं बेहतर जीवन जीऊंगी, ठीक है? हालांकि दर्द को मिटाया नहीं जा सकता था। सुनीता समझ गई कि अब उसे अपने अतीत से भागना नहीं चाहिए, उसे इसका सामना करना था, खुद को माफ करना सीखना था, ताकि वो मजबूती से आगे बढ़ सके और जो लोग अभी भी उसके साथ थे उनकी भरपाई कर सके। विक्रम के लिए जहर देने और ब्लैकमेल के घोटाले ने एक बार हंगामा खड़ा कर दिया था, जिससे उसकी कंपनी की प्रतिष्ठा कम हो गई थी। कई परियोजनाएं ढहने के कगार पर थीं। हालांकि अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और अथक प्रयासों के साथ उसने धीरे धीरे शेयरधारकों को आश्वस्त किया, ये स्पष्ट करते हुए कि वो ब्लैकमेल की साजिश का शिकार था। अपनी बेगुनाही की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त सबूत प्रदान करता था। हर बार जब वो थक जाता तो उसे वो क्षण याद आता जब दिया रेस्टोरेंट के बीच में चिल्लाई थी, मत खाओ, तुम्हारी पत्नी ने जहर मिलाया है। वो वाक्य एक आपदा की तरह लग रहा था, लेकिन ये सच्चाई को उजागर करने में मदद करने वाला निकला, जिससे वो एक दुखद अंत से बच गया। उस विचार ने उसे अपने भागीदारों को मनाने, ग्राहकों में विश्वास बहाल करने के लिए जारी रखने में मदद की। एक दोपहर जब काम धीरे धीरे पटरी पर आ रहा था, उसे अचानक सुनीता का एक संदेश मिला, मैं अनाथालय में हूं, आज जल्दी सफाई खत्म हो जाएगी, मैं घर आकर रात का खाना तैयार करूंगी, तुम और दिया घर आ जाना। विक्रम धीरे से मुस्कुराया, उसके दिल में थोड़ी गर्मजोशी थी। ये पता चला कि तूफान के बाद वो और उसकी पत्नी धीरे धीरे इस तरह की छोटी छोटी चिंताओं को फिर से खोज रहे थे। उसे यकीन नहीं था कि पिछला प्यार अभी भी बरकरार था या नहीं, लेकिन कम से कम वे सहिष्णुता और साझाकरण के साथ एक दूसरे के करीब आ रहे थे। विला, जो कभी रहस्यों से भारी था, अब दिया की हंसी से गूंज रहा था। हालांकि शुरुआत में अजीब था, लेकिन लड़की ने जल्दी ही साक्षरता सीखते समय होशियारी दिखाई। हर नए नंबर और शब्दावली के लिए उत्साहित थी। सप्ताहांत की शाम को वो विक्रम और सुनीता को अपने छोटे अभ्यास पत्र भी दिखाती। एक दिन वो इतनी ध्यान से अक्षर लिखने का अभ्यास कर रही थी कि उसकी जीभ बाहर निकल आई, जिससे जो कोई भी देखता वो हंस पड़ता। शुरुआत में दिया अभी भी सुनीता को आंटी और खुद को मैं कहकर बुलाती थी। सुनीता ने इसका सम्मान किया और उसे बदलने के लिए मजबूर नहीं किया, केवल विक्रम के साथ। कभी कभी दिया गलती से उसे अंकल पापा कह देती, जिससे दोनों हंस पड़ते। धीरे धीरे लड़की को एहसास हुआ कि पारिवारिक स्नेह केवल शीर्षक तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सच्ची देखभाल में निहित है। बटलर रामू, जो लंबे समय से उतार चढ़ाव देख रहा था, अब उत्साहित था। घर में और लोगों का होना बहुत अच्छा है। दिया विनम्र, आज्ञाकारी और प्यारी है। आप दोनों सावधान रहें, कहीं वो बहुत जल्दी बड़ी ना हो जाए। इस मजाक ने सभी को हंसा दिया। पहले की तुलना में विला में माहौल बहुत कम उदास था। हालांकि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। एक शाम जब पूरा परिवार अभी अभी खाना खा चुका था, सुनीता को अचानक अस्पताल से एक फोन आया। उन्होंने बताया कि अनाथालय में एक छोटी लड़की, जहां वो अक्सर सामुदायिक सेवा करती थी, अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गई थी और गंभीर स्थिति में थी। सुनीता तुरंत घबरा गई और मिलने जाने का फैसला किया। विक्रम एक बैठक में व्यस्त होने के कारण तुरंत नहीं जा सका, लेकिन दिया ने सुनीता के साथ जाने के लिए कहा। लड़की उस डर की भावना को समझती थी जब कोई बीमार होता है और कोई रिश्तेदार नहीं होता। सुनीता सहमत हो गई, इसलिए वे दोनों टैक्सी लेकर अस्पताल गए। रात हो गई। अस्पताल के गलियारे में कीटाणुनाशक की गंध आ रही थी। आपातकालीन कक्ष में उस छोटी लड़की को ड्रिप दी जा रही थी। सुनीता और दिया दरवाजे पर इंतजार कर रही थीं। उनके दिल बेचैन थे। पतले शरीर वाली बच्ची को देखकर दिया भावुक हो गई और रो पड़ी। वो खुद भी फुटपाथ पर बिना दवा और सहारे के बीमार पड़ी थी। कई घंटों के इंतजार के बाद आखिरकार डॉक्टर बाहर आए और घोषणा की, हम खतरे से बाहर हैं, बच्ची को और निगरानी की जरूरत है। सुनीता ने राहत की सांस ली। उसके पैर थक गए थे। दिया ने भी सांस छोड़ी
और एक कुर्सी पर बैठ गई। कुछ मिनटों की संक्षिप्त यात्रा के बाद सुनीता और दिया दोनों ने नर्सों को बच्ची की सावधानी पूर्वक देखभाल करने के लिए कहा। जब वे जा रहे थे, दिया ने सुनीता का हाथ पकड़ा। आंटी, भविष्य में क्या हम अनाथालय में बच्चों की मदद कर सकते हैं? मुझे लगता है कि कई बच्चे मुझसे भी ज्यादा पीड़ित हैं। सुनीता की आंखों में भावना की एक किरण चमकी। निश्चित रूप से मैं भी इस बारे में सोच रही थी। हम लागतों का समर्थन करेंगे, नियमित रूप से जाएंगे। मैं इन बच्चों की ऋणी हूं। जैसे मैं कभी तुम्हारी ऋणी थी। सुनीता के जवाब ने दिया को मुस्कुरा दिया। थकी हुई अंधेरी रात के बीच वे दोनों चुपचाप चले गए, लेकिन उनके दिलों में परोपकार की एक उज्जवल रोशनी थी। समय बीत गया। सुनीता का कानूनी मामला अंतिम फैसले के साथ समाप्त हुआ। उसे एक निश्चित अवधि के लिए सामुदायिक सेवा के साथ निलंबित सजा दी गई, साथ ही सामुदायिक निगरानी के अधीन। उसके लिए ये परिणाम भी एक सांत्वना था कि उसके पास अभी भी अपनी गलतियों को सुधारने का मौका था। जिस दिन अदालत ने फैसला सुनाया, विक्रम सुनीता को उस कब्रिस्तान में ले गया जहां उसके बेटे को दफनाया गया था। एक बार फिर एक अगरबत्ती जलाई। इस बार उन दोनों में पीले और सफेद फूलों का एक गुलदस्ता तैयार किया, जिसमें एक छोटा कार्ड भी था। सुनीता ने कब्र पर फूल रखे। उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था। विक्रम ने अपना हाथ उसकी पत्नी के कंधे पर रखा। उसकी आवाज घुट गई। बेटा, तुम्हारे माता पिता अभी भी तुमसे प्यार करते हैं। तुम्हारी माँ ने एक गलती की, लेकिन बेटा कृपया उसे माफ कर दो ताकि वो शांति से जी सके और अन्य सार्थक काम कर सके। वे दोनों चुप थे। आंसू अगरबत्ती के धुएं में मिल गए, अपनी आत्मा की गहराइयों से। वे धीरे धीरे सच्चाई को स्वीकार करना सीख रहे थे। ये एक गलती थी जिसने उनके बेटे की जान ले ली थी, लेकिन वो दर्द उन्हें परोपकारी जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगा, ताकि त्रासदी फिर से न हो। और फिर वो दिन भी आया जब दिया ने आधिकारिक तौर पर स्कूल जाना शुरू किया। हालांकि पूरक कक्षा में बहुत से छात्र नहीं थे और उम्र में काफी विविधता थी, फिर भी दिया के लिए ये एक नई दुनिया थी। सुबह सुबह सुनीता ने नाश्ता तैयार किया था, जबकि विक्रम व्यक्तिगत रूप से दिया को स्कूल ले गया। कार में दिया पीछे की सीट पर बैठी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपना नया बैग कसकर पकड़ रखा था। सुनीता ने मुस्कुराकर उसे प्रोत्साहित किया। चिंता मत करो, कक्षा में हर कोई मिलनसार है। मुझे विश्वास है कि तुम अच्छा करोगी। विक्रम ने आईने में देखा और दिया के आधे घबराए आधे उत्साहित लहरे को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। जब स्कूल खत्म हो जाए तो मैं तुम्हें लेने आऊंगा। मुझे बताना कि तुम्हारे दोस्त कैसे हैं। स्कूल एक शांत परिसर में स्थित था, जिसमें हरे भरे पेड़ थे। गेट के सामने खड़ी होकर दिया ने सांस्कृतिक पूरक केंद्र के साइन बोर्ड को देखा। उसके मन में एक भावनात्मक आवाज गूंजी, मैं वास्तव में पढ़ना लिखना सीखने जा रही हूं। सुनीता ने धीरे से दिया का कंधा सहलाया। कोशिश करो बेटा। ये पहली बार था जब सुनीता ने दिया को स्वाभाविक रूप से बेटा कहा था। लड़की मुड़ी, उसकी आंखें चमक रही थीं और धीरे से जवाब दिया, जी। एक छोटा सा क्षण, लेकिन ये पूरे दिन को रोशन करने के लिए काफी गर्म था। देर शाम विक्रम दिया को लेने आया। उसे गेट से बाहर भागते देख उसका चेहरा चमक रहा था। वो भी खुश हो गया। तो स्कूल का पहला दिन कैसा रहा? दिया ने उत्साह से कहा। बहुत मजा आया अंकल। टीचर ने हमें वर्णमाला सिखाई। मेरे बगल वाले दोस्त ने मुझे दिखाया कि कलम कैसे पकड़ते हैं। मैंने अपना नाम लिखने का भी अभ्यास किया। दिया। विक्रम हंसा। बहुत अच्छा, तुम्हें पढ़ना पसंद है? लड़की ने सिर हिलाया। उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं। शायद ये एक ऐसा मोड़ था जो एक ऐसे भविष्य का द्वार खोलेगा जिसका दिया ने कभी सपना भी नहीं देखा था। घर के रास्ते में जब वे एक किताबों की दुकान के पास से गुजरे, दिया ने धीरे से विक्रम से लुकने की अनुमति मांगी। अंकल, मैं एक लिखने की अभ्यास पुस्तिका खरीदना चाहती हूँ। वे किताबों की दुकान में गए। अनगिनत किताबों और स्टेशनरी के बीच दिया उलझन में थी। ये नहीं जानती थी कि क्या चुने। सुनीता ने उसे सूरजमुखी के फूलों वाली एक नोटबुक खरीदने का सुझाव दिया, जो उज्जवल दिख रही थी। दिया ने नोटबुक को एक खजाने की तरह सजोया।
उस रात अपने कमरे में दिया ने लगन से लिखने का अभ्यास किया। हर पंक्ति दिया दिया, वो नाम जो उसके कठिन जीवन से जुड़ा था, अब सफेद कागज पर छपा था। टेढ़े मेढ़े अक्षरों को देखकर लड़की मुस्कुराई। हालांकि आगे का रास्ता लंबा था। उसे विश्वास था कि वो एक नया जीवन जी रही है। देर रात पूरा परिवार लिविंग रूम में इकट्ठा हुआ। एक साधारण हल्का भोजन, कुछ ब्रेड, कुछ फल, अराजक दिनों की एक श्रृंखला को समाप्त करते हुए वे शांति से खा सकते थे। बैठकर काम, पढ़ाई के बारे में बात कर सकते थे। विक्रम ने चाय की एक घूंट ली। उसकी आंखें शांत थीं। कभी कभी वो अपनी पत्नी की ओर देखता, एक कोमल मुस्कान पकड़ता, एक मुस्कान जिसे उसने लंबे समय से नहीं देखा था। सुनीता अभी भी उदास दिख रही थी, लेकिन उसने अपराध बोध का बोझ कम कर दिया था जो उसे दबा रहा था। अब उसने अपनी गलतियों को सुधारने, दिया की देखभाल करने, अनाथालयों का समर्थन करने पर अपनी ऊर्जा केंद्रित की। और दिया, उसकी आंखें कक्षा में पाठों के बारे में बात करते समय खुशी से चमकती थीं। वो उत्साह से अपने शुरुआती लिखे हुए अक्षर दिखाती, वादा करती कि वो विक्रम अंकल और सुनीता आंटी को निराश ना करने के लिए कड़ी मेहनत करेगी। एक हल्की हवा खिड़की से गुजरी। रात की ठंडी सुगंध लेकर उस शांत माहौल में गर्मजोशी भरी हंसी की एक झलक थी। अंकल? पापा विक्रम, दिया ने अचानक कहा, जिससे दोनों बड़े हैरान हो गए। क्या हुआ बेटा? विक्रम मुड़ा। उसकी आवाज में थोड़ा भावुकता थी। उसके दिल में एक अजीब खुशी थी। दिया ने धीरे से अपना हाथ सिकोड़ा और झिझकते हुए कहा, मैं बस ये कहना चाहती थी कि मैं अंकल और आंटी की बहुत आभारी हूं। मैं हमेशा यहां रहना चाहती हूं, आप दोनों की बेटी बनकर। सादे शब्दों ने सुनीता की आंखों में आंसू ला दिए। उसने धीरे से अपना हाथ दिया के कंधे पर रखा। तुम पहले से ही परिवार की सदस्य हो। चाहती हूं मत कहो, क्योंकि तुम अभी यहां हो। हमारा परिवार खुश रहने की कोशिश करेगा, ठीक है? दिया चमकते हुए मुस्कुराई। उसकी आंखें नम थीं। विक्रम ने भी अपनी पत्नी और दिया का हाथ पकड़ लिया। तीनों ने कसकर पकड़ लिया, जैसे इस कीमती संबंध को खोने से डर रहे हों। एक गर्मजोशी भरा क्षण फैल गया, ठीक सुबह की धूप के रंग की तरह, जो अंधेरे को दूर करने के लिए अंदर आ रही थी। कहानी एक भयावह चीख के साथ शुरू हुई थी, मत खाओ। तुम्हारी पत्नी ने जहर मिलाया है। ये एक मौत की चेतावनी की तरह लग रहा था, लेकिन ये सच्चाई का द्वार निकला। दिया की अचानक घुसपैठ ने न केवल क्रूर साजिश का पर्दाफाश किया, बल्कि दबे हुए कई रहस्यों और गलतियों को भी उजागर किया। इसके लिए धन्यवाद विक्रम का परिवार, तूफान से गुजरने के बावजूद। धोने और टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ने का मौका मिला। सुनीता ने अपने अतीत का सामना करना, अपनी गलतियों को सुधारना सीखा। विक्रम ने महसूस किया कि सबसे बड़ा मूल्य पैसे में नहीं, बल्कि प्यार, सहानुभूति और क्षमा में है। और दिया, एक सड़क के बच्चे से अब एक परिवार की बाहों में स्वागत किया गया। एक नई, आशाजनक यात्रा शुरू की। जीवन में अभी भी कई चुनौतियां थीं, लेकिन वे अब अकेले नहीं थे। हर बार जब उन्हें वो क्षण याद आता, जब भीख मांगने वाली लड़की एक शानदार रेस्टोरेंट में घुसी और चेतावनी चिल्लाई, तो हर कोई चुपचाप समझ जाता था। कभी कभी केवल एक छोटी सी कार्रवाई, एक बहादुर शब्द, भाग्य को पूरी तरह से बदलने के लिए पर्याप्त होता था। लिविंग रूम में एक पीली रोशनी 3 आकृतियों पर गर्मजोशी से पड़ रही थी। एक गलती करने वाली पत्नी जो अपनी गलती सुधारने के लिए दृढ़ थी। एक पति जिसने कभी संदेह किया था लेकिन क्षमा करना चुना था। और छोटी बेटी दिया जो एक नया जीवन अध्याय लिख रही थी। बाहर आकाश साफ था। टिमटिमाते सितारे जैसे एक कोमल लेकिन मानवीय अंत की गवाही दे रहे थे। दोस्तों, आप सब कहां से हैं और कहां से हमारी ये कहानी सुन रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने विचार हमारे साथ जरूर शेयर करें। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा खुश, स्वस्थ और सुरक्षित रहें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई दिलचस्प या प्रेरणादायक कहानी है तो कमेंट में लिखकर हम सबको जरूर सुनाएं। हमें आपकी कहानियों का इंतजार रहेगा।